अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाज़िया मलिक और आप लोग देख रहे हैं द गार्जियन स्क्रॉल के एमबीबीएस के लेक्चर्स। हम लोगों ने पैरासिम्पैथोलिटिक्स को स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में पैरासिम्पैथोलिटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड सिम्पैथोलिटिक्स। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह एएनएस की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग इसी तरह नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग ने क्लिनिकल यूजेस ऑफ पैरासिम्पैथोलिटिक्स किए थे। हम इनको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन इन क्लिनिकल यूजेस को देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में हमने देनी है और कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में हमने नहीं देनी, यानी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशंस एंड टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासिम्पैथोलिटिक्स हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये लिस्ट आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाई थी। इस लिस्ट को हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन से जो हैं वो पैरासिम्पैथोलिटिक्स की क्लिनिकल या थेराप्यूटिक यूजेस हैं। मोशन सिकनेस, पार्किंसनिज्म, हमने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कवर की थी पिछले लेक्चर में। मोशन सिकनेस में हमने देखा था कि मोशन सिकनेस में हम लोग स्कोपोलामीन देते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। मोशन सिकनेस इज़ अ कंडीशन जिसमें पेशेंट को या किसी भी पर्सन को लाइक अस किसी भी जगह पे जब वो बैठता है, लाइक इन कार्स, इन बस, इन शिप्स और इन एरोप्लेन्स, किसी भी ट्रैवलिंग चीज़ के ऊपर, तो उसको वॉमिटिंग, हेडेक और इस तरह की कंडीशन उसको फेस करना पड़ती हैं। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब मेडिसिन आ चुकी हैं। इस वजह से अब पेशेंट्स जो होते हैं वो वेरी रिलैक्स्ड स्टेट में सफ़र कर सकते हैं। पार्किंसनिज्म इज़ द सेकंड डिजीज़। पार्किंसनिज्म में पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं लाइक रेस्टिंग ट्रेमर्स, स्लर्ड स्पीच, राइटिंग सही नहीं होती, बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं होता, वॉकिंग ठीक नहीं होती, मेंटल स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं होती। तो इन कंडीशंस में भी हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स या एंटी मस्क्रीनिक को यूज़ कर सकते हैं। दैट वर बेंस्ट्रोपीन, बाइपेरिडीन एंड ट्राईहेक्सफेनिडाइल। इसके अलावा हमारे पास एक्यूट डिस्टोनियाज ड्यू टू एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ये इसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन के लिए भी हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स को यूज़ करते हैं बिकॉज पैरासिम्पैथोलिटिक्स जो हैं वो मिड्रियासिस करवा देते हैं, यानी पीपल को डायलेट करवा देते हैं ताकि हम लोग फंडोस्कोप के थ्रू ईजिली इनटू द आई हम लोग अप्रोच कर सकें और आई की एग्जामिनेशन कर सकें। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, यानी जो हैंगापन जिसे कहते हैं, आइज़ का टेढ़ापन होना या क्या कहते हैं एंगल ऑफ द आई ठीक ना होना, उसको ठीक करने के लिए या उसको एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कि कितना एंगल में मसला आ रहा है, उसके लिए भी हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एस्थमा हमने पढ़ लिया था, उसमें हमारे पास ईपाट्रोपियम, टायोट्रोपियम, यूमिक्लेडिनियम एक्सेट्रा यूज़ होते हैं। सीओपीडी में भी सेम ड्रग्स यूज़ होते हैं। राइनोरिया में और स्पाज्मोलिटिक्स एक्सेट्रा, ये आज हम लोग देखेंगे। पेप्टिक अल्सर, एंटी सियालागॉग हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में, यानी सलिवेशन कराने वाला। और एंटी सियालागॉग का क्या मतलब होता है, यानी सलिवेशन को रोकने वाला। तो सियालागॉग हमारे पास था सिम्विमिलीन और एंटी सियालागॉग हमारे पास यहाँ पर होगा ग्लाइकोपाइरोलेट। इसके अलावा डायरिया के ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, आईबीएस में यूज़ कर सकते हैं, सिस्टाइटिस, ये सारी की सारी चीज़ें हम वन बाय वन अगले स्लाइड्स में देखते हैं। ये हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ सिनिकिया, यानी एडहेयन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक्स को। एडहेयन किस कंडीशन में हो सकती है, सिनिकिया किस कंडीशन में हो सकती है, इन आयराइटिस यानी आयरिस की इन्फ्लेमेशन, यूवियाइटिस यानी यूविया की इन्फ्लेमेशन, इन कंडीशंस में भी हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स को देते हैं ताकि एडहेयन ना हो सके आइज़ की, यानी कॉर्निया की विद अदर पार्ट्स ऑफ द आई, या प्यूपिल की विद द कॉर्निया एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई हुई। इस डायग्राम के साथ देखिए लिखा हुआ है मियोसिस पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये हमने पढ़ी थी कि ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स की हैं। ये डायग्राम दोबारा से इस वजह से शामिल की गई है ताकि आप लोगों के लिए ये बात भूले ना कि भाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स का क्या काम है, और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स देने हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज पायलोकार्पिन। ये हमने पढ़ा था कि सिलरी मसल, इसमें हमारे पास मस्क्रीनिक रिसेप्टर होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है इस मसल की,
इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से दिस इज़ द ट्यूबरकुलर मैशवर्क, इस जाली की फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हो जाता है ओपन। इसके ओपन होने की वजह से ये फ्लूइड, ये एरो की फॉर्म में ये जो नज़र आ रहा है, ये इस किनाल ट्यूबरकुलर मैशवर्क के थ्रू किनाल और स्कैल्प में जाता है और किनाल और स्कैल्प से फिर आगे हमारी बॉडी की या हमारी ब्लड वेसल्स यानी वेन्स के अंदर शामिल हो जाता है। इस तरह एक्सेस फ्लूइड जो होता है वो आई से निकलवाते हैं, या ग्लोकोमा में जिसमें एक्वस ह्यूमर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आइस के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स यूज़ करते हैं, नॉट पैरासिम्पैथोलिटिक्स, क्योंकि पैरासिम्पैथोलिटिक्स की वजह से यहाँ पर ये एंटागोनाइज हो जाएगा सिलरी मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लोकोमा ट्रीट नहीं होगा बल्कि मजीद ब्लॉकेज हो जाएगा ऑफ द ट्यूबरकुलर मैशवर्क। तो इस वजह से ग्लोकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पैरासिम्पैथोलिटिक्स। एस्थमा, एस्थमा क्या कंडीशन है? एस्थमा ऐसी कंडीशन है, आप तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इवन इन द जब बहार आती है, पोलन सीज़न होता है, या जब गंदम की कटाई हो रही होती है तब। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं उनको एलर्जी होती है डस्ट से, पोलन से, परफ्यूम वगैरह से। इन सारी चीज़ों की वजह से जो पेशेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा यानी फील करते हैं डिफ़िकल्टी, पेशेंट एक्सट्रीम वीजिंग फील करता है, यानी उसको सांस नहीं आ रही होती। सिवियर कंडीशन के अंदर हम लोग वैसे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन हम लोग जो फर्स्ट ड्रग्स थी ना, वैसे तो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने फॉर स्टेटस एस्थमेटिकस या सिवियर एस्थमा प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हम लोग जो हैं जो पुराने ज़माने में या कुछ सबसे पहले जब एस्थमा इन्वेंट हुआ, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी आना शुरू हुई, ब्रोंकियल इरिटेशन होना शुरू हुई, या पोलन से या डस्ट से या डिफरेंट सीजन्स के अंदर जब लोगों को सांस लेने में मसला होता था, तो वो इस सांस में मसले होने की वजह से यूज़ करते थे ये ड्रग्स, ईपाट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम, एक्लिडीनियम एंड यूमिक्लोडीनियम। ईपाट्रोपियम जो था वो सबसे पहले ड्रग था, ऐसा यानी सबसे पहले डिस्कवर हुआ था जो इस्तेमाल करते थे लोग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। ईपाट्रोपियम हो या यूमिक्लोडीनियम हो, ये ब्रोमाइड के साथ कम्बिनेशन में आते हैं। टायोट्रोपियम वो कहते हैं कि अब हम लोग जो है इस टायोट्रोपियम के बारे में एक बात है कि टायोट्रोपियम जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्गर होता है, यानी इसकी एक ही गोली जो है वो दिन में काफ़ी होती है लेने के लिए। इसके अलावा इन ड्रग्स से अब बेहतरीन ड्रग्स आना शुरू हो गए हैं जो हमारे पास हैं बीटा एगोनिस्ट्स। ये बात मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताई थी कि हमारा जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है वहाँ पर बीटा 2 M3 की कम्बिनेशन है। M3 कॉज करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई और बीटा 2 कॉज करता है रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो बीटा 2 के एगोनिस्ट और M3 के एंटागोनिस्ट, ये दोनों ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा में यूज़ किए जा सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमा हम एस्थमा चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं उन्होंने अब इन ड्रग्स को रिप्लेस कर दिया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा इन द फॉर्म ऑफ, आप लोगों ने देखा होगा घर में आप लोगों के दादा या कोई भी फैमिली में पर्सन जो होते हैं इन्हेलर्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पम्प्स। वो इन्हेलर्स जो होते हैं उनको कभी आप लोग देखें ना तो उसके ऊपर लिखा होता है बीटा एगोनिस्ट के नेम लाइक सल्ब्यूटामोल, एल्बिट्रोल एक्सेट्रा, लाइक जेल्टाइड है उसमें सल्ब्यूटामोल और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। लेकिन हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस्थमा में इस्तेमाल नहीं करते, हम सिवियर एस्थमा की कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं जब सिवियर यानी पेशेंट जो होता है उसकी जान बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तब, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये ईपाट्रोपियम मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है। ये एल्बिट्रोल सल्फेट देख रहे होंगे आप लोग, साथ में लिखा हुआ ईपाट्रोपियम ब्रोमाइड के नीचे एल्बिट्रोल सल्फेट। एल्बिट्रोल सल्फेट जो है ये एल्बिट्रोल इट इज़ अ बीटा 2 एगोनिस्ट और ये जो है ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ईपाट्रोपियम। इसको कंबाइन किया गया है विद ईपाट्रोपियम टू गिव बेटर इफेक्ट, यानी ईपाट्रोपियम जाके मस्करीनिक को ब्लॉक कर देना है ताकि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ही ना आए, और एल्बिट्रोल ने जाके बीटा 2 एगोनिस्ट यानी बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करा देना है ताकि ब्रोंकाई जो हैं वो रिलैक्स कर जाएं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एल्बिट्रोल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ली गई है और ईपाट्रोपियम की क्वांटिटी जो है वो कम ली गई है, बिकॉज एल्बिट्रोल सेफ है और एल्बिट्रोल बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ईपाट्रोपियम। अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, यानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ईपाट्रोपियम को। COPD का मतलब क्या होता है? COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़,
यानी सिवियर क्रॉनिकली अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में मसला है, यानी अरसा हो गया है, कहते हैं ना 6 मंथ से ज़्यादा कोई डिजीज़ हो तो उसे हम क्रोनिक कहते हैं। तो सीओपीडी जो है वो क्रोनिक फॉर्म ऑफ एस्थमा ही है, लेकिन इसका जो है ना ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट कहते हैं ना, यानी एस्थमा के लिए अब कई सारी मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन सीओपीडी के लिए कोई कंफर्म मेडिसिन नहीं है। वही मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एस्थमा वही हम सीओपीडी में भी देते हैं। लाइक ये जो मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट हैं ये सीओपीडी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू ये एस्थमा में जितने इफेक्टिव हों। यानी एस्थमा में बीटा 2 ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। तो ये हम लोग देख रहे थे कि ईपाट्रोपियम, टायोट्रोपियम वगैरह वगैरह जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा एज वेल एज़ फॉर सीओपीडी। इसके अलावा यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि एस्थमा के लिए बेहतरीन ड्रग है बीटा 2 एगोनिस्ट, एंड सीओपीडी के लिए बेहतरीन ड्रग अगर देखे जाए ना तो वो है मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट सीओपीडी के पेशेंट में अच्छा इफेक्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू एस्थमा के पेशेंट्स। तो इसके अलावा सीओपीडी के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। इसके अलावा हमें सीओपीडी में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई कंफर्म ट्रीटमेंट या कोई कंफर्म प्रिवेंशन का मेथड हमारे पास सीओपीडी का अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। राइनोरिया, ये तो अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर बंदे को ये मसला होता है, ज़रा सी सर्दियाँ आना शुरू हो जाए या ज़रा सी बारिश हो जाए या जो है ज़रा सा मौसम में तब्दीली आना शुरू हो जाए तो अक्सर राइनाइटिस या राइनोरिया शुरू हो जाता है। राइनोरिया का मतलब क्या? राइनोरिया के नाम में ही राइनोरिया के बारे में पता लगता है। राइनोरिया मीन्स रनी नोज़, यानी छींकें आना, फ्लू, नाक का बहता रहना, नाक से जैसे कहते हैं ना पानी आते रहना, नाक खुश्क हो जाता है, ज़ख्म होने लग पड़ते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी अब हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ मेथस्कोपोलामीन ब्रोमाइड टैबलेट्स। ये देखें ना, ये मैंने ये डायग्राम ली है, इस डायग्राम को देख के आप लोगों को पता लगना चाहिए कि इस अगर कंडीशन है, यानी ये याद रखना है कि पेशेंट को फ्लू होना चाहिए, नाक से पानी निकलता रहना चाहिए और छींकें आती हों, तो आप लोगों ने मेथस्कोपोलामीन जो है ना ब्रोमाइड जो है वो टैबलेट उसको सजेस्ट करनी है कि ये ट्रीटमेंट इसके लिए अब हो सकता है या ये ले सकता है। तो वैसे आप लोगों ने बगैर वो कहते हैं ना नज़ला, जो स्पूटम की फॉर्म में जो फ्लू होता है या ज़ुकाम होता है, उस कंडीशन में आपने ये मेथस्कोपोलामीन उठाकर नहीं देनी है, दैट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट करनी पड़ेंगी। ये रनी नोज़ है, यानी ज़ुकाम लगना लेकिन फ्लू की फॉर्म है, पानी का बहना नाक से, तो उसके लिए आप लोगों ने मेथस्कोपोलामीन ब्रोमाइड देनी है, दैट इज़ अ पैरासिम्पैथोलिटिक। स्पाज्मोलिटिक का क्या मतलब होता है और स्पाज्म क्या होता है? स्पाज्म का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स जो होते हैं वो पक्के पक्के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को स्पाज्मोलिटिक्स यूज़ करने पड़ते होते हैं। स्पाज्मोलिटिक्स जो है वो पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी एज स्पाज्मोलिटिक्स एक्ट करते हैं। लाइक अक्सर लोग होते हैं ना, एक्सरसाइज करने का जोश चढ़ा है जी, एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर डालनी है, तो क्या होता है कि उनके जो मसल्स होते हैं ना वो स्पाज्म में चले जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पेन रहता है बॉडी में। अब उस पेन को वो कहते हैं, उस पेन को ठीक करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं मसल रिलैक्सेंट्स, जिनमें वैसे तो डियाज़ेपाम भी है, वैसे वो है सेडेटिव हिप्नोटिक, लेकिन वो देते नहीं है ज़्यादा अगर देनी भी है तो डोट्रावरीन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है कि अगर कोई लॉन्ग ड्राइविंग से बैठ के थक गया है, मसल स्पाज्म हो गया है, या ज़्यादा देर भागने की वजह से मसल स्पाज्म हो गया है, मसल्स में दर्द है, या वैसे ही मसल्स में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में आप डोट्रावरीन की फॉर्म में ही भी मेडिसिन आती है। तो ये मेडिसिन अच्छी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्म। ये स्पाज्मोलिटिक है, यानी स्पाज्म ऑफ मसल को तोड़ती है, मसल रिलैक्सेंट है। इसके अलावा हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड एंड ये जो है ना स्पेसफोन, ये जो है स्पाज्मोलिटिक्स ड्रग्स हैं। डोट्रावरीन इस वजह से हाईलाइटेड है क्योंकि डोट्रावरीन जो है ना ये ज़्यादा अच्छी ड्रग है, ये एवरीडे यूज़ में है अब, यानी अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट, वाई ओपियाइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉलिकी पेन डिस्पाइट ऑफ देयर रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑन सर्टन स्मूथ मसल्स। ओपियाइड्स होते हैं ना कभी भी कॉलिकी पेन में नहीं देना। लाइक अब कॉलिकी पेन क्या है? कॉलिकी पेन लाइक यूरेटर्स की पेन, ब्लैडर की पेन, किडनी की पेन एक्सेट्रा। वैसे तो हम लोग अक्सर जो होता है ना मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं कैंसर के पेशेंट्स को, क्योंकि उनको सिवियर पेन होता है। सिवियर पेन होने की वजह से ना उनको हम मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं जो कि एक ओपियाइड है।
लेकिन जो है कॉलिकी पेन अगर किसी पेशेंट को है, यानी आम तौर पे पेन है, यानी मैदे में दर्द है या किडनी में दर्द है या यूरेटर में या ब्लैडर में दर्द है, तो उस कंडीशन में ओपियाइड्स नहीं देने होते, क्योंकि ओपियाइड्स तब दर्द ठीक करने की बजाय दर्द मज़ीद करा देते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है कि ओपियाइड के जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो सर्टन पार्ट्स ऑफ हमारे पास जो है यूरेटर या ब्लैडर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ओपियाइड्स उनको स्टिमुलेट करा के कॉन्ट्रैक्शन कॉज करा देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से पेन जो होती है वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से ये बात याद रखनी है, कभी भी ओपियाइड जो हैं वो कॉलिकी पेन में नहीं देने। अगर कोई पेशेंट आ जाता है और उसने अपनी ये जो है लास्ट रिब्स जो है 9th और 10th वहाँ पे हाथ रखा हुआ है पीछे वाली साइड पे, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उसे किडनी का दर्द है। ठीक है, तो किडनी के दर्द में आप लोगों ने उसको उठा के मॉर्फिन नहीं लगा देना, फेंटानिल, सुफेंटानिल एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट ओपियाइड जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो नहीं देने। देना है तो उसको आप लोग एनसेड लगा दो, उसको इन द फॉर्म ऑफ डिक्लोफेनिक दे दो, डिक्लोफेनिक सोडियम दे दो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप लगा दो उसे, तो आप ताकि उसको जल्दी पेन का रिलीफ हो जाए। ओपियाइड्स कभी भी मत नहीं देने। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाज्मोलिटिक्स, वैसे तो ये हमने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में ही पढ़ने हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं ना पता होनी चाहिए कि आप लोग किसी को अगर दर्द है, मसल्स का पेन है, तो आप लोग उसे मेडिसिन दे सको कम से कम। लाइक नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं आप लोग। एंटी मस्करीनिक्स में हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड, ये भी स्पाज्मोलिटिक है। एंड पीडीई इनहिबिटर्स डोट्रावरीन। अब ये पॉइंट याद रखना है कि डोट्रावरीन इज पीडीई इनहिबिटर, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करती है? फॉस्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम है जो साइक्लिक एएमपी को ब्रेक कर देती है इनटू एएमपी, ताकि साइक्लिक एएमपी जो है ना वो टूट ना सके, और साइक्लिक एएमपी जो है वो रिलैक्सेशन कराता है ऑफ डिफरेंट मसल्स। इस वजह से डोट्रावरीन हम देते हैं जो कि पीडीई इनहिबिटर है। पीडीई ताकि ब्लॉक हो जाए और साइक्लिक एएमपी काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक अपना काम करता रहे। तो ये बात याद रखनी है कि डोट्रावरीन इट इज़ अ पीडीई इनहिबिटर। ये वाइवा क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर यानी मैदे की तेजाबियत, ये तो आप लोगों ने अक्सर लोगों से सुना होगा, खाना खाने के बाद जी मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, खाना ऊपर को आने लग जाता है, या ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सीने में आग लगी हुई है, जल रहा है वगैरह वगैरह। यानी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में छाले से बने रहते हैं, दाने से निकले रहते हैं, एक्नी का मसला होने लग पड़ता है। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ना, ये हमारे मैदे से रिलेटेड है, यानी स्टमक से रिलेटेड है। तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या देना होता है? सर्टन ड्रग्स हैं, जिनमें हमारे पास एक है पिरांजिपिन एंड टिलेंजिपिन। ये हमने शुरू में देखा था कि ये क्लासिफिकेशन थी, ये दोनों के दोनों M1 इनहिबिटर्स हैं, M1 मस्करीनिक इनहिबिटर्स। ये बात याद रखनी है। पायरेंजिपिन एंड टिलेंजिपिन, इट इज़ पायरेंजिपिन, इसका यू जो है ना थोड़ा सा रिमूव हो गया, ये पायरेंजिपिन है मेडिसन। तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, और उनको रिलीफ करने के लिए। वैसे तो अब इनसे बेहतरीन ड्रग्स आ चुकी हैं हमारे पास जो इससे बेहतर हैं, लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, सबसे बेहतरीन ड्रग्स हैं, एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एक्सेट्रा। लेकिन M1 रिसेप्टर को इनहिबिट करके पेप्टिक अल्सर को भी कंट्रोल किया जा सकता है पायरेंजिपिन एंड टिलेंजिपिन के थ्रू। इसकी रीज़न क्या है ये हम इंशाल्लाह GIT में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम गिवन है जिसमें आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगी कि पायरेंजिपिन और टिलेंजिपिन कैसे पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं। थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि M1 जो है वो हमारे पास जो पेराइटल सेल्स हैं वहाँ पे लोकेटेड होते हैं, और एसिटाइल कोलिन जो होती है उसकी रिलीज़ करवाते हैं। और जो एसिटाइल कोलिन है ना वो HCl यानी एसिड बनाने में या एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो इस वजह से हम मस्करीनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन अपना काम कर ना सके। बाकी हम इंशाल्लाह GIT चैप्टर में देखेंगे। एक्शन एज एंटीसेलागोग टू रिड्यूस ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। अब एंटीसेलागोग मैंने पहले भी बता दिया कि भाई सलाइवा की एक्सेस प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम एंटी मस्करीनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ड्रग है? दैट इज़ ग्लाइकोपायरोलेट। ग्लाइकोपायरोलेट का जो है ना एंटी सलिवेशन का जैसा काम होता है। इसको हम डिफरेंट कंडीशन में यूज़ करते हैं। किसी ड्रग की वजह से अगर मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए, किसी पॉइजनिंग की वजह से मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए, जहर वगैरह, या पार्किंसन डिजीज़ में भी अक्सर ऐसा होता है कि मुंह से पानी निकलता है, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। ग्लाइकोपायरोलेट इट इज़ अ क्वाटर्नरी अमाइन। क्वाटर्नरी अमाइन है तो मतलब चार्ड है।
चार्ड है तो मतलब वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है तो मतलब CNS में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ग्लाइकोपाइरोलेट जो है ये अक्सर उन पेशेंट्स में दिया जाता है या उन पेशेंट में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है जिन लोगों के मुंह से अक्सर पानी निकलता रहता है। ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी पार्किंसंस के पेशेंट में, अगर आप लोगों के घर में है या वैसे भी जब ओल्ड एज आ जाती है लोगों की या आपके दादा नानी वगैरह वगैरह की, तो अक्सर उनके जो हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं और मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं, दैट इज़ एन एंटी मस्करीनिक या पैरासिम्पैथोलिटिक। डायरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो अक्सर हर बंदे को हुआ रहता है, ठीक है। हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, इसके लिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए एट्रोपिन देनी होती है ओरली। और एट्रोपिन क्या करती है, मस्करीनिक जारी बात है एंटागोनिस्ट है, तो GIT की मोटिलिटी कम कर देगी, क्योंकि मस्करीनिक एगोनिस्ट M3 रिसेप्टर्स की वजह से पेरिस्टालसिस बढ़ रही थी, GIT मोटिलिटी बढ़ रही थी और सिक्रीशंस बढ़ रही थी। तो एट्रोपिन ने इन तीनों चीज़ों को कम कर दिया, मोटिलिटी कम कर दी, सिक्रीशंस कम कर दी, इसके अलावा पेरिस्टालसिस कम कर दी। तो इसने एट्रोपिन जो होता है, इस वजह से जो डायरिया नहीं होता, अक्सर पेट में मरोड़ पड़ते हैं जिन्हें कहते हैं, लाइक अक्सर गर्म चीज़ें खा लें, पकौड़े वगैरह, या बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की कोई चीज़ खा लें तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है अक्सर लोगों को, या गर्मियों में बहुत ज़्यादा डायरिया होता है लोगों को सवेयर किस्म का, पानी कम पीने की वजह से या कोई भी गर्म चीज़ लेने की वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है, तो डायरिया हो जाता है उन लोगों को, मोशंस आना शुरू हो जाते हैं, तो पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं, ट्रांजिट टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो है ना, उस सब चीज़ को ठीक करने के लिए हम मस्करीनिक एंटागोनिस्ट दे देते हैं ताकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल हो सके। लेकिन देते हैं हम लोग, लेकिन ओपियाइड्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं इस कंडीशन के लिए। ओपियाइड्स हम आगे देखते हैं डायग्राम में, ये देखें, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डायरिया। ये आप लोगों में से अक्सर लोगों के साथ पेश आई होगी। डायरिया हो गया इस पे बच्चे को, इसके पेट में ये देखें क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, शदीद किस्म के मोशंस हो रहे हैं इसको, और हमने क्या मेडिसिन देनी है, डाइफिनॉक्सिलेट एंड एट्रोपिन सल्फेट मिलान। ये कम्बिनेशन है डाइफिनॉक्सिलेट और एट्रोपिन का। डाइफिनॉक्सिलेट यहाँ पे मैंने बताया पीछे ओपियाइड है, ओपियाइड बेहतर होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, एंड एट्रोपिन जिसने क्या करना है, मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है ताकि जो है ना पेशेंट को जो मस्करीनिक की वजह से पेरिस्टालसिस वगैरह हो रही थी वो रुक सके। इसके अलावा यहाँ पर एक वाइवा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ये ब्लू लाइन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को डायरिया है साथ में प्रीडोमिनेंट बावल इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी IBS के साथ डायरिया है, तो उस पेशेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ना, ये ड्रग है वो, दैट इज़ डाइसाइक्लोमीन। इट इज़ अ क्विज क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, UHS MCQ क्वेश्चन, ये बात याद रखनी है। माइल्ड सिस्टाइटिस, व्हाट इज सिस्टाइटिस? सिस्टाइटिस इज ब्लैडर इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग पैरासिम्पैथोलिटिक्स यूज़ करते हैं। यूराइनरी अर्जेंसी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन होना। मैंने बताया था आप लोगों को पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लैडर के डिट्रूजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्फिंक्टर को ओपन करता है ताकि यूरिनेशन हो सके। अब अगर किसी पेशेंट को ब्लैडर की इन्फेक्शन हो गई है और उसे एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स देंगे। ये देखें, ये ब्लैडर बेचारा रो रहा है यहाँ पे कि अब जो है ना क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, और ये यूरिन इसके अंदर फिल हुई जा रही है। अब इसने ये अब कह रहा है कि भाई मुझे इन्फेक्शन हो गई है, अब ये कहते हैं मुझे ठीक करो, रो रहा है ये। तो हमने क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए हमने दे देनी है ऑक्सीब्यूटाइनिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड सिस्टाइटिस, यानी ब्लैडर के स्पाज्म को, ब्लैडर की इन्फेक्शन वगैरह को। तो ये मेडिसिन आप सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड सिस्टाइटिस, लेकिन पहले चेक कर लेना कि उसको सिस्टाइटिस है भी सही या नहीं, यानी UTIs यानी रीनल फंक्शन टेस्ट लाजमी करवा के। ब्लैडर स्पाज्म, यूरोलॉजिक सर्जरी, इन सब को ठीक करने के लिए मैंने पीछे जैसे मेडिसिन बताई है, ऑक्सीबिटाइनिन, ट्रोस्पियम, डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ये सब के सब मेडिसिन जो हैं हम ब्लैडर की इन्फेक्शन या ब्लैडर स्पाज्म वगैरह में यूज़ करते हैं। यूरोलॉजिक सर्जरी में क्या होता है कि अक्सर जो होते हैं ना पेशेंट, यूराइनरी सर्जरी होने के बाद क्या होता है कि वो यूरिनेट नहीं कर पाते, तो उसको ठीक करने के लिए हम ये मेडिसिन तब भी दे सकते हैं। जिस तरह इलियक पैरालिटिक इलियस हो जाता है, यानी अक्सर लोग सर्जरी के बाद वो जो डिफिकेट नहीं कर पाते,
तो उस कंडीशन के लिए हम लोग बिथैनिकोल वगैरह यूज़ कर रहे थे, यानी पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीब्यूटाइनिन, जो कि हमारे पास है पैरासिम्पैथोलिटिक इन यूरोलॉजिक सर्जरी। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग, मस्क्रीनिक टॉक्सिसिटी, ये हमने पहले पढ़ लिया था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जब पॉइजनिंग होती है तो हम लोग एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में, क्योंकि एट्रोपिन मस्क्रीनिक इफेक्ट्स को सेलिवेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, लक्रीमेशन, इन सब को ठीक कर देती है एट्रोपिन। प्रेलिडोक्साइम तो हम निकोटिनिक इफेक्ट को ठीक करने के लिए देते हैं ना। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन अडल्ट्स, अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है, यानी जो अडल्ट्स हैं यानी बड़े लोग, अक्सर उनमें क्या होता है कि वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी उनकी जो यूरिन होती है वो खुद ब खुद मतलब ब्लैडर से रिमूव होना शुरू हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते उनका स्फिंक्टर्स यूरिन को। तो उस कंडीशन में भी हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स का इस्तेमाल है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा बच्चों में भी वैसे देते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी अक्सर बच्चे होते हैं ना ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनमें भी हम टोलटेरोडीन, फीसोटेरोडीन वगैरह दे सकते हैं। लेकिन बच्चों में ज़्यादातर हम सिम्पैथोमिमेटिक्स देते हैं, एफिड्रीन, वो ज़्यादा बेहतर रहती है एज बच्चों में एज़ कम्पेयर टू ये पैरासिम्पैथोलिटिक्स। इनको हम लोग अडल्ट तक ही महदूद रखते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पेशेंट को पक्का पक्का जी आपने सुला देना है कि भाई उसकी सर्जरी करनी है, तो उसमें हम लोग एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट दोनों देते हैं। पैरासिम्पैथ जो हमारे पास इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न हमारे पास होती है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स का जो इफेक्ट है उसको हमने उल्टा करना है या उसको हमने रिवर्स करना है। अब हमने देना है जी एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। इसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि जो है ना पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स जो है लाइक नियोस्टिगमीन, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। नियोस्टिगमीन हम लोग क्यों देते हैं, नियोस्टिगमीन हम देते हैं ताकि हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देते हैं ताकि मसल जो होते हैं वो पके पके रिलैक्स हो जाएं, उनके इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, लाइक टूबोक्रारीन, मीवाक्यूरियम एक्सेट्रा, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स हैं। इनके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम नियोस्टिगमीन देते हैं। नियोस्टिगमीन एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाकर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो नियोस्टिगमीन का जो इफेक्ट होता है फिर उसको ब्लॉक करने के लिए फिर हम एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। एट्रोपिन जो होती है वो ज़्यादातर वेगल रिफ्लेक्सेस को जो है ना उसको ब्लॉक करती है ताकि जो हार्ट है ना वो ब्लॉक ना हो जाए, यानी हार्ट जो है वो, क्योंकि वेगल रिफ्लेक्सेस ने तो हार्ट को स्लो करना है ना, तो एट्रोपिन उन वेगल रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक करा देती है। कार्डियोवैस्कुलर यूजेस, ये भी हमने एक दफ़ा पहले देखे थे कि एट्रोपिन जो है हम लोग यूज़ करते हैं हार्ट को थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन में हार्ट को टैकीकार्डिया कॉज कराने के लिए। लो कंसंट्रेशन पे तो ये ब्रेडिकार्डिया कॉज कराती है, हाई कंसंट्रेशन पे अगर हम देंगे ना तो टैकीकार्डिया कराती है ताकि कुछ हद तक हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकें हार्ट मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जिसमें यहाँ एक्यूट हार्ट फेलियर वगैरह में। लेकिन ज़्यादातर इसको इतना खास इसका ये यूज़ नहीं है। इसके अलावा इसका जो एक यूज़ है ना वो है इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और हाइपर एक्टिव करोटिड साइनस रिफ्लेक्सेस, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें जो ऐसे नोड है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिफ्लेक्सेस पास कर रहा है या इम्पल्सेस पास कर रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग ये दे सकते हैं एट्रोपिन ताकि कंट्रोल कर दे मस्क्रीनिक रिसेप्टर को। रोल ऑफ एंटी मस्क्रीनिक इन ग्रेव्स एंड चागस डिसीज़, ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, इसको जो है ना ये खास इसके बारे में अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका। हाइपरथायराइडिज्म में एंटी मस्क्रीनिक तो यूज़ करते हैं, कोई वजह नहीं है, क्या रीज़न है अब तक डिस्कवर ही नहीं हो सकी। एडवर्स इफेक्ट हमारे पास एंटी मस्क्रीनिक के क्या हैं, यानी इसके ये लेने की वजह से क्या क्या हो सकता है। एक तो हमारे पास ड्राई माउथ हो जाता है क्योंकि एंटी मस्क्रीनिक ने सलिवेशन वगैरह को रोक देना है और यानी M3 को ब्लॉक कर देना है। इसके अलावा म्यूकस प्लग ये कॉज करा देना है। कॉन्स्टिपेशन जाहिर बात है, पेरिस्टालसिस रोक देनी है, बावल की कॉन्ट्रैक्शन रोक देनी है, तो फूड जाहिर बात है बॉडी ब्लड कोलोन और रेक्टम वगैरह उसके अंदर ही रुक जाना है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, ये दोनों एक ही पॉइंट है। यूरिनरी रिटेंशन यानी यूरिन जो होता है इसने रोक के रखना है ना, क्योंकि हम लोग इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में दे रहे हैं, यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हम इनको दे रहे हैं ताकि यूरिन कंट्रोल की जा सके, यूरिनरी अर्जेंसी। तो इनकी वजह इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन। इसके अलावा ब्लड विजन इनका है क्योंकि ये लोग मिड्रियासिस कॉज करा देते हैं, डायलेशन ऑफ पीपल, और जो
आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं ओनली फॉर फार विजन। तो करीब की चीज़ें जब देखेगा ना बंदा तो उसकी आइज़ धुंधली नज़र आना शुरू हो जाएंगी, यानी दो दो नज़र आएंगे, दिन में तारे नज़र आना जिसे कहते हैं। इसके अलावा डिस्पेप्सिया हो जाएगा, यानी खाना पीना गैस वगैरह हो जाएगी, पेट में दर्द और इस तरह की कंडीशन उसके अंदर रहेगी। इसके अलावा ये एक पॉइंट है कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट भी उसके अंदर नज़र आएगी क्योंकि M1 रिसेप्टर्स आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन। तो जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रेन में भी ब्लॉक हो जाएगा और वहाँ पे काम नहीं करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटी मस्करीनिक्स, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमने एंटी मस्करीनिक बिल्कुल भी नहीं देने, वो ये हैं। सबसे पहले तो ये यूराइनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर उसे यूराइनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी पेशेंट को तो उसको किसी सूरत आप लोगों ने एंटी मस्करीनिक नहीं देना। यानी एंटी मस्करीनिक सुजेस्ट करने से पहले आपने पेशेंट के अंदर ये कुछ चीज़ें देख लेनी है कि इनमें से कुछ है तो नहीं उसे, अगर है तो कभी भी उसे एंटी मस्करीनिक सुजेस्ट नहीं करने। GIT ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी नहीं देने। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि क्यों नहीं देना, क्योंकि सिलरी मसल को ही ये लोग ब्लॉक कर देंगे। तो सिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ट्यूबरकुलर मेशवर्क ओपन नहीं होगा तो फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, रिलैक्स करा देगा तो एक्सेस अकोमोडेशन होना शुरू हो जाएगी। तो एंटी मस्करीनिक कभी ग्लोकोमा के पेशेंट में नहीं देना। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, इनमें भी नहीं देना क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं प्रोस्टेट को। इसके अलावा जो है ये यूरिन को रिटेंशन करवाना शुरू कर देते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के पेशेंट में। बच्चों में इससे बहुत ध्यान से देना है। क्यों ध्यान से देना है? क्योंकि हीट मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वेटिंग नहीं होने देते एंटी मस्करीनिक। M3 रिसेप्टर्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स में। स्वेट ग्लैंड्स की वजह से स्वेट के ज़रिए हमारी बॉडी की एक्सेस हीट रिमूव होती है। तो जब मस्करीनिक रिसेप्टर स्वेट ग्लैंड के ब्लॉक हो जाएंगे तो स्वेट ही नहीं होगा, हीट रिमूव ही नहीं होगी, तो बॉडी के अंदर हीट ट्रैप हो जाएगी। ये कंडीशन बच्चों के लिए इंतहाई सेवेयर है। बच्चों में कभी भी, और ये एक MCQ भी है कि जो एंटी मस्करीनिक का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इन इन्फेंट्स कौन सा है, तो चाहे ये सारे लिखे हो तो मोस्ट कॉमन आप लोगों ने हाइपरथर्मिया ही करेक्ट करना है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में भी आपने एंटी मस्करीनिक्स जो है वो सजेस्ट नहीं करने हैं। वैसे तो पेरेंजीपिन और टेलेंजीपिन सजेस्ट किए जाते हैं लेकिन अब वो भी यूज़ नहीं होते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एंटी मस्करीनिक्स। टॉक्सिसिटी क्या है हमारे पास एंटी मस्करीनिक की, यानी एट्रोपिन पॉइजनिंग हमारे पास क्या है। हमारे पास अगर लो डोज में हमने दी है एट्रोपिन तो कार्डियक स्लोइंग आएगी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हार्ट स्लो हो जाता है अगर हम लो डोज ऑफ एट्रोपिन देंगे। ये पिछला लेक्चर आप लोग सुने तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एट्रोपिन हार्ट को स्लो क्यों करती है, बाय ब्लॉकिंग द ऑटो रिसेप्टर्स M1। इस वजह से ताकि एसिटाइलकोलिन फर्दर जो अपना काम करने के बाद फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव ही नहीं हो पाती, तो एसिटाइलकोलिन काम किए जाती है तो हार्ट अल्टीमेटली स्लो हो जाता है। इसके अलावा ये ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज करा देती है, स्वेटिंग को कम करा देती है, मैंने अभी बताया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी तो थर्स्ट होना शुरू हो जाएगी। एक्सेस कंसनट्रेशन पे लेंगे हार्ट एक्सेलरेट होगा, डायलेशन ऑफ पीपल्स। मज़ीद अगर हम लोग हाई कंसनट्रेशन पे तो रहते हैं तो रैपिड हार्ट रेट, पाल्पिटेशन अल्टीमेटली शुरू हो जाएंगी। बाकी सारी वही चीज़ें हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, डायलेशन ऑफ पीपल, स्पीकिंग एंड स्वेलविंग डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फटीग, रेस्टलेसनेस, मिक्चुरेशन में मसला आना शुरू होगा। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोग हाई में लेते हैं एक्सेस ग्रेटर दैन 10 मिलीग्राम में तो तमाम की तमाम आइरिस ऑब्लिटरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पल्स रैपिड हो जाएगी आप लोगों की और वीक होना शुरू हो जाएगी। जो होंगी धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, स्किन रेडिश नज़र आएगी। इसके अलावा स्कारलेट फीवर, रेडिश कलर की स्किन को कहते हैं स्कारलेट फीवर। एटैक्सिया, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हेलुसिनेशंस, डिलीरियम, कोमा, ये सारी की सारी कंडीशन हमें एट्रोपिन की एक्सेसिव क्वांटिटी में लेने की वजह से नज़र आती हैं। हेलुसिनेशंस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उससे आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ट्रीटमेंट क्या करना है अगर एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गई है तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि एट्रोपिन की फर्दर जो है अब्जॉर्प्शन बॉडी में ना हो। इसके अलावा हमने एट्रोपिन को कैसे कंट्रोल करना है, हमने इंट्रावीनसली पेशेंट को फिजोस्टिग्मीन लगा देना है। एक बात याद रखनी है, अगर कोई इमरजेंसी हो ना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने IV या IM जो है ना वो इंजेक्शन लगाने होते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीव हो सके।
फिजोस्टिगमीन क्या है? फिजोस्टिगमीन पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में कार्बामेट है। इसने क्या करना है? एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर हैं जिन्होंने एसिटाइलकोलिन का लेवल इसने बढ़ा देना है। एट्रोपिन क्या है? कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एसिटाइलकोलिन के साथ। तो इसने फिजोस्टिगमीन ने जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दिया तो एंटागोनिस्ट खुद ब खुद ही अपनी जगह से यानी एगोनिस्ट की साइड से हट जाएगा और एसिटाइलकोलिन अपना काम जारी कर सकेगा। दूसरी पॉइंट हमने इसको कैसे ट्रीट करना है? कंट्रोल ऑफ हाइपरथर्मिया। हमने हाइपरथर्मिया को कंट्रोल करना है जो कि स्वेटिंग रुक जाने की वजह से हो रही है। आइस बैग्स लगा सकते हैं, ब्लैंकेट्स कूलिंग लगा सकते हैं, या इवेपोरेटिंग कूलिंग के थ्रू उस पेशेंट का जो है ना बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल करना है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि गैंग्लियन ब्लॉकर्स क्या करते हैं। गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो हैं वो मैंने बताया था आप लोगों को क्या करते हैं, जाके गैंग्लिया के ऊपर बैठ जाते हैं और गैंग्लिया में से फर्दर जो इम्पल्स है उसको पास नहीं होने देते। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे पास नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट डिपेंड करता है कि जिस ऑर्गन में गैंग्लिया ब्लॉक हुआ है उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट था या सिंपैथेटिक डोमिनेंट था। जिनमें दोनों में से जो डोमिनेंट होगा ना वो जो है ना अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर बेसल लेवल है तो क्या होगा कि ना डोमिनेंट सप्लाई ऑर्गन की जो होगी ना डोमिनेंट सप्लाई की वजह से जो इफेक्ट आता है वही उसके अंदर आना शुरू, वही इफेक्ट उसके अंदर आएगा। लेकिन अगर हम दोनों के दोनों सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं तो एक पॉइंट आएगा जिसकी वजह से उसकी जो डोमिनेंट सप्लाई होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी दो पैरासिम्पैथेटिक भी ब्लॉक कर दो, सिंपैथेटिक भी ब्लॉक कर दो, तो अल्टीमेटली जो होगा ना रिवर्स इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी है और सिंपैथेटिक भी है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना वो डोमिनेंट है। अगर हम क्या करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक को भी ब्लॉक कर देते हैं और सिंपैथेटिक को भी ब्लॉक कर देते हैं तो होगा क्या? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ब्लॉक कर दिए तो अब पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, अब सिंपैथेटिक इफेक्ट आएगा, यानी उल्टा इफेक्ट आएगा उसके अंदर। तो ये कंडीशन होती है जब हम दोनों सिस्टम्स को ही ब्लॉक कर दें। दोनों में से किसी एक को करेंगे तो जो डोमिनेंट होगा ना उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डोमिनेंस। मैंने पहले भी बताई थी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनमें पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट है और कौन से ऑर्गन्स हैं जिनमें सिंपैथेटिक डोमिनेंट है। ये हमारे पास ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट है, यानी अगर हम लोग गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगे तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जाहिर होगा। हार्ट है, आइरिस है, सिलरी मसल्स हैं, जीआईटी है, ब्लैडर है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन सब ऑर्गन्स में पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा चाहे जो भी गैंग्लिया ब्लॉक हों। ये ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट है और यहाँ पे सिंपैथेटिक इफेक्ट आएगा ड्यू टू गैंग्लियन ब्लॉकेज। आर्टरियोल्स हैं, वेन्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास जो जेनिटेलिया हैं, टेस्टिस, ओवरीज वगैरह, वहाँ पर बहुत सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक दोनों के दोनों सिस्टम ही डोमिनेंट है, तो किसी एक को नहीं कहा जा सकता कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा या सिंपैथेटिक इफेक्ट आएगा। ऑटोनॉमिक ऑर्गन सिस्टम, इनके अपोज्ड इफेक्ट और अनअपोज्ड इफेक्ट्स होते हैं, यानी अगर दोनों जो होते हैं ना अपोज्ड इफेक्ट्स या अनअपोज्ड इफेक्ट्स होते हैं। लाइक एक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, और सिंपैथेटिक ने क्या करना है, इंक्रीज करना है हार्ट रेट को, यानी एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, ऑपोजिट या अनअपोज्ड। ये हमारे पास निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एन ब्लॉकर्स, डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग ने एन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करा के अल्टीमेटली उसे डिसेंसिटाइज करा के ब्लॉक करा देना है, यानी उसको पहले कहना है कि जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अल्टीमेटली उसके साथ से निकल जाना, यानी पतली गल से निकल जाना, खिसक कर जाना उसके साथ से और उसे बर्बाद करके जाएगा। यानी एसिटाइलकोलिन हो गया, इसमें निकोटीन, लोबिलिन, कार्बामाइलकोलिन, ये सब के सब एन इसको धोखा देने वाले हैं निकोटिनिक एन रिसेप्टर्स को। नॉन डीपोलराइजिंग हमारे पास आते हैं, इनमें हमारे पास कम्पिटिटिव हैं और नॉन कम्पिटिटिव हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ UHS SCQs और MCQs भी। मैकामेलामीन एंड ट्राइमेटाफॉन कम्पिटिटिव एंटेगोनिस्ट हैं और हेक्सामिथोनियम इज नॉन कम्पिटिटिव एंटेगोनिस्ट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, ये स्लाइड एक दफ़ा दोबारा से भी दिखा रही हूँ। वैसे ही हमने पढ़ना तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर में ही है,
क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि मसल रिलैक्सेंट डोट्रावरीन है, दैट इज पीडी इनहिबिटर। इसके अलावा ये सब ड्रग्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ये सारे भी मसल रिलैक्सेंट्स ही हैं, ये भी हम मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज़ करते हैं इन सर्जरी वगैरह। सेंट्रली एक्टिंग यानी जो CNS में एक्ट करते हैं। इसके अलावा डियाज़ेपाम एंड पेरिफेरल एक्टिंग। ये क्लासिफिकेशन जो है ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना है। ये वैसे अभी याद ना भी करें तो भी चलेगा क्योंकि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हम वहाँ पे चैप्टर में देख लेंगे। बैक्लोफेन है सेंट्रली एक्टिंग, मतलब जो CNS में जाके यानी ब्रेन के थ्रू रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, ब्रेन से इम्पल्सेस को स्लो करके या ब्लॉक करके। इसके अलावा साइक्लोबेंजाप्रीन, टिज़ैनिडीन, डियाज़ेपाम, ये सब के सब सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं। इसके अलावा डियाज़ेपाम है। पेरिफेरल एक्टिंग में हमारे पास डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग आते हैं, यानी डीपोलराइजिंग ने सेम वही काम करना है, NM रिसेप्टर को धोखा देना है, उसको स्टिमुलेट करा के बाद में उसके साथ से निकल जाना है, उसको अल्टीमेटली डिसेंसिटाइज करा देगा कि वो फर्दर काम ही ना कर सके, यानी उसको नकारा कर देना है इसने। इसमें कौन सा है जी, सक्सिनाइल कोलिन। नॉन डीपोलराइजिंग में हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है एंड लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास आता है मीवाक्यूरियम एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास है टूबोकुरारीन, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, पेनकुरोनियम, वीकुरोनियम एक्सेट्रा। इसके अलावा हम एक बात याद रखनी है कि NM रिसेप्टर जो हैं इनको हम जो हैं वो कोलिनो, ये ANS का पार्ट नहीं ही है, ये हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे पास जो NM रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये लोग पार्ट है NM रिसेप्टर्स। ये इस वजह से हम इनको पैरासिम्पैथोलिटिस की क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं करते। इस वजह से ये आप लोगों को ये सेपरेट सा मैंने अलग सा टेबल दिखाया है ताकि ये पता होना चाहिए कि NM रिसेप्टर्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो इस वजह से इनको कभी भी पैरासिम्पैथोलिटिस का कंफ्यूज नहीं करना, दीज आर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो ये आप लोगों ने, ये हमारे पास एक मेडिसिन है ये पेंटोसोल या मायोलैक्स, ये हमारे पास मसल रिलैक्सेंट्स हैं। फ्लूफेंथसी और मेलिटेरासरान ट्रैसिन HCl, ये हमारे पास मसल रिलैक्सेंट की फॉर्म में हमारे पास आते हैं जिसको हम मसल रिलैक्सेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोग एज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर द ट्रीट एज अ मसल रिलैक्सेंट। थैंक यू। हमारा पैरासिम्पैथोलिटिस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और साथ में ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यानी पैरासिम्पैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ कंप्लीटेड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके भी हमारे पास दो पार्ट हैं, सिम्पैथेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक एंड सिम्पैथोलिटिक्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट कीजिएगा और हर वीडियो को बाकी सब के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी सबको भी इन लेक्चर से फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको अल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।